तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शन क्या होता है। ये फंक्शन क्या है, हमारे पास ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है। ठीक है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो कि किस लिए हम यूज़ करते हैं, कोई प्री डिफाइंड टास्क को परफॉर्म करने के लिए। स्पेसिफिक टास्क, ठीक है, कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो फंक्शन को हम सब प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। तो फंक्शन हम बनाते ही क्यों हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन था कि फंक्शन क्या है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जो कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। तो अब है कि फंक्शन को हम यूज़ क्यों करते हैं। तो फंक्शन के फीचर्स हैं हमारे पास। फर्स्ट फीचर है हमारे पास रीयूजेबिलिटी। अब रीयूजेबिलिटी का क्या मतलब है कि फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं एनी नंबर ऑफ टाइम्स। कि अगर सपोज कर लो हमारे पास कोई हमने फंक्शन ऐसे ही बना लिया, कोई ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, सपोज ऐड नाम कोई फंक्शन था, ठीक है, उसमें कोई ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स थी, ठीक है। तो अब हमने उस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। हमारा कोई मेन प्रोग्राम है, ठीक है, तो अगर मुझे ये यहाँ पर अगर हेलो लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने हेलो, वेलकम, ये सारी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि ये सारा ग्रुप यहाँ पर पहले आ जाए, फिर ये सारा ब्लॉक यहाँ पर भी आ जाए, तो बार बार लिखने की जगह पे मैं क्या कर रही हूँ, इस फंक्शन को कॉल कर रही हूँ। ये फंक्शन मैंने अलग बना के रख लिया जो उसका सब प्रोग्राम है, ठीक है। जहाँ पर भी मुझे ये सारी स्टेटमेंट्स चाहिए होंगी, मैं क्या करूँगी, उस जगह पर उस फंक्शन को क्या कर देंगे, हम कॉल कर देंगे, ठीक है। तो अगर ये स्टेटमेंट्स बार बार लिखने की जगह पे मैंने क्या कर लिया, ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट अलग बना के रख लिया। जहाँ मुझे ये चाहिए था वहाँ पर सिर्फ मैंने इसको कॉल किया, ये स्टेटमेंट्स बार बार रिपीट नहीं की, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, रीयूज़ कर रहे हैं हम कोड को बार बार। सेकेंड क्या है, रिड्यूस। इससे हमारे प्रोग्राम का जो साइज़ है वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया साइज़। अब ये स्टेटमेंट्स मैं यहाँ पर भी लिखती, फिर मैं ये स्टेटमेंट यहाँ पर भी लिखती, तो इसकी जगह पर सिंपल मैंने ऐड लिख दिया कि ऐड को कॉल कर दो, ठीक है। तो ये इससे क्या हो गया, हमारे प्रोग्राम का साइज़ भी क्या हो गया, छोटा हो गया। और थर्ड हमारे पास फीचर क्या है, अलाउ कॉल्स टू अदर फंक्शंस, ठीक है। हम एक फंक्शन के अंदर किसी दूसरे फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ मैंने ऐड नाम का फंक्शन बनाया, एक और ऐड वन नाम का सपोज करो मैंने बना लिया फंक्शन, ठीक है, तो उस यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर मैं इसको भी कॉल कर सकती हूँ। मीन्स एक फंक्शन की जगह पे मैं एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल फंक्शंस को भी हम कॉल कर सकते हैं। तो हमारे पास फंक्शन क्या हो गया, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है जो कोई ना कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो फंक्शन क्यों बनाया, क्योंकि रीयूजेबिलिटी, हम बार बार उस कोड को कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का साइज़ क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, छोटा हो गया। और हम एक से ज़्यादा फंक्शन बना सकते हैं, एक फंक्शन के अंदर किसी और फंक्शन को हम कॉल भी कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास क्या, फंक्शन। तो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन कितनी टाइप के होते हैं, दो टाइप के फंक्शन होते हैं। फर्स्ट है बिल्ट इन फंक्शंस और सेकंड है यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। तो बिल्ट इन फंक्शन क्या है, बिल्ट इन फंक्शन को हम लाइब्रेरी फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर हम इसको सिस्टम फंक्शन भी बोल सकते हैं। अब ये बिल्ट इन फंक्शंस होते क्या हैं, दीज फंक्शंस आर डिफाइंड बाय सी कंपाइलर, ठीक है। सी का कंपाइलर जो होता है, ठीक है, उसमें ये इनबिल्ट पहले से ही बने हुए फंक्शन होते हैं, सिस्टम के अपने ही बने हुए फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इन फंक्शंस को यूज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हेडर फाइल्स, ठीक है। हमें क्या चाहिए होता है, हेडर फाइल्स। बहुत सारी टाइप की हेडर फाइल्स अवेलेबल हैं, stdio.h, math.h, string.h।
तो ये सभी हेडर फाइल कोई ना कोई फंक्शंस हम यूज़ करने के लिए उन हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो जैसे मेरे पास यहाँ पर एग्जांपल है, मैं एग्जांपल ले रही हूँ पावर फंक्शन की, POW, ठीक है। तो POW क्या है, पावर फंक्शन है। जैसे मान लो मैंने क्या करना है, 2⁻³ ये निकालना है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, POW 2,3 मीन्स 2 की पावर क्या हो गई, 3। तो ऐसे स्टेटमेंट हम लिखेंगे। अब ये फंक्शन मैंने तो बनाया नहीं, ये पहले से ही बना हुआ है, सिस्टम का फंक्शन है। तो इस टाइप के फंक्शंस को हम क्या बोल रहे हैं, बिल्ट इन फंक्शंस, ठीक है। जब भी मुझे इस टाइप के फंक्शन यूज़ करने हैं मैंने अपने प्रोग्राम में, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, वो फंक्शन जिस भी हेडर फाइल के अंदर आते हैं वो हेडर फाइल इंक्लूड करूँगी, ठीक है। तो जैसे हमारे पास पावर फंक्शन है, SQRT मीन्स स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है किसी का मैंने, ठीक है। प्रिंट एफ फंक्शन है हमारे पास जो स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवाता है। स्कैन एफ फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह बड़े सारे हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल हैं सी लैंग्वेज में। तो जो ये वाले सारे फंक्शंस को हम क्या बोल रहे हैं, बिल्ट इन या फिर लाइब्रेरी फंक्शन। तो सेकंड है हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन नेम से ही क्लियर है हमारे पास कि कौन डिफाइन करेगा इन्हें, यूज़र, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शंस को कौन डिफाइन कर रहा था, सिस्टम। ये इनबिल्ट फंक्शंस थे, पहले से ही बने हुए फंक्शन है। और यूज़र डिफाइंड फंक्शन कौन बना रहा है, यूज़र। हम बना रहे हैं अपनी मर्जी से किसी भी टाइप का फंक्शन, हमारी मर्जी का वो नाम हो सकता है, हमारी मर्जी की स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। जैसे मान लो मैंने हेलो शो करवाना है, तो मैं फंक्शन बना दिया मैंने वॉइड डिस्प्ले, डिस्प्ले नाम का मैंने एक फंक्शन बना दिया, उसकी टाइप ले ली मैंने वॉइड, ठीक है। तो और उसके नाम का फंक्शन बनाया मैंने डिस्प्ले, डिस्प्ले नाम के फंक्शन के अंदर मैंने प्रिंट करवा दिया हेलो, ठीक है। तो ये एक फंक्शन बन गया, ये मैंने बनाया है, ठीक है। डिस्प्ले, अगर डिस्प्ले को हम कॉल करेंगे तो स्क्रीन पर क्या लिखा आ जाएगा, हेलो। कोई भी नाम रख सकते हैं आप, इसका जरूरी नहीं अपने डिस्प्ले ही रखना। मान लो मैंने शो नाम का फंक्शन बना दिया, ठीक है। कोई भी फंक्शन जो यूज़र ने क्रिएट किया है, यूज़र की मर्जी का है, उसकी स्टेटमेंट जो अंदर लिखी है वो यूज़र की मर्जी की है, नाम यूज़र ने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। उसके अंदर क्या आएगा, किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, वो सारा यूज़र ही डिसाइड कर रहा है। तो इस टाइप के फंक्शंस को हम क्या बोल रहे हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन, ठीक है। तो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन का क्या मतलब है कि कोई भी डेटा हम कीबोर्ड से या एंटर करवाना चाहते हैं या फिर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, मीन्स डेटा को हम क्या कराना चाहते हैं, या तो इनपुट या फिर आउटपुट, ठीक है। तो उसके लिए हम कोई ना कोई फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट में दो फंक्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट है स्कैन फंक्शन, स्कैन एफ मीन्स फंक्शन, प्रिंट एफ मीन्स प्रिंट फंक्शन, ठीक है। तो दो फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, जो स्कैन एफ और प्रिंट एफ, ये दोनों ही फंक्शंस लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, ठीक है। तो दोनों लाइब्रेरी फंक्शंस हैं और किस हेडर फाइल में इंक्लूडेड हैं, stdio .h हेडर। अब इसका क्या मतलब है, मीन्स स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड I फॉर इनपुट और O फॉर आउटपुट, ठीक है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में ये दोनों फंक्शंस इंक्लूडेड हैं। अगर मुझे अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी स्कैनएफ और प्रिंटएफ यूज़ करना है तो सबसे पहले ऊपर मैं हेडर फाइल इंक्लूड करूँगी, कौन सी, stdio.h, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास स्कैनएफ फंक्शन को। स्कैनएफ फंक्शन में किसको बोलते हैं, स्कैनएफ का क्या मतलब है, ये कौन सा फंक्शन है, ये है हमारे पास इनपुट फंक्शन। अगर मैंने अपने कंप्यूटर में कुछ भी एंटर करवाना है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड इनपुट डिवाइस की मदद से मैंने क्या करना है, कुछ ना कुछ एंटर करवाना है। कीबोर्ड हमारे पास यहाँ पर स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस हम इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस की हेल्प से मैंने कुछ एंटर करवाना है, तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, स्कैनएफ। तो हमारे पास डेटा किसी भी टाइप का हम एंटर करवा सकते हैं। डेटा हमारे पास
इंटीजर टाइप का भी हो सकता है। इंटीजर का मतलब है हमारे पास डेटा विदाउट डेसिमल, मीन्स 10, 20, 30 इस टाइप का डेटा। डेटा हमारे पास फ्लोट टाइप का भी हो सकता है। फ्लोट मीन्स विद डेसिमल नंबर, जैसे 10.5, 1.26 इस टाइप का डेटा, ठीक है। और थर्ड है हमारे पास करेक्टर। डेटा करेक्टर टाइप का भी हो सकता है, सिंपल A, B, C, ठीक है, कोई भी एक सिंगल करेक्टर। और डेटा हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग का मतलब है ग्रुप ऑफ करेक्टर्स, ठीक है। करेक्टर्स जैसे मैंने हेलो लिख दिया, ये एक स्ट्रिंग है। ABC एक साथ लिख दिया मैंने, ये भी एक स्ट्रिंग है। सो कोई भी वर्ड, ठीक है, कोई भी वर्ड जो करेक्टर्स से मिलकर बन रहा है उसको हम स्ट्रिंग बोलेंगे। तो हम किसी भी टाइप का डेटा एंटर करवाना चाहते हैं, किसी भी टाइप का डेटा, तो कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? स्कैनएफ फंक्शन। तो स्कैनएफ फंक्शन का हमारे पास फॉर्मेट क्या अवेलेबल है? तो इसका हमारे पास सिंटेक्स देखो। सिंटेक्स से हमारे पास क्या लिखेंगे हम? स्कैनएफ, ठीक है। डबल कोट्स में क्या लिखेंगे? इसको हम डबल कोट्स बोलेंगे, ठीक है। डबल कोट्स में क्या लिखेंगे? फॉर्मेट कोड, डबल कोट्स क्लोज, ठीक है, कॉमा, देन M%, ये क्या है हमारे पास? M%, ठीक है। इसको एंड नहीं बोलना, इसको M% बोलेंगे, ठीक है, M%। और उसके बाद क्या आएगा? कोई ना कोई वेरिएबल, ठीक है, ABC कोई भी वेरिएबल का नाम आ जाए। देन सेमीकोलन। सेमीकोलन का मतलब है कि स्टेटमेंट खत्म हो गई। जैसे हम इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं कि लाइन खत्म होगी, वैसे ही हम सी में क्या करेंगे? सेमीकोलन लगाएंगे, जिसका मतलब कि स्टेटमेंट एंड हो गई। एग्जाम्पल देखो इसकी, ठीक है। मैंने लिखा स्कैनएफ %D, ठीक है, ये फॉर्मेट कोड है, कॉमा M%E। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? %D हम यूज़ करते हैं इंटीजर डेटा के लिए। इसका मतलब है कि डेटा एंटर होगा किस टाइप का? इंटीजर टाइप का। और वो किस में स्टोर होगा? एड्रेस ऑफ ए, मेमोरी में कहीं पर। ये हमारे पास मेमोरी है, मेमोरी में कई लोकेशन है कोई, एट द एड्रेस ऑफ ए, क्या कोई ना कहीं पर ए स्टोर है, तो ए में जाके इंटीजर डेटा स्टोर हो, 10, 20, 30 इस टाइप का डेटा स्टोर, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हमने फ्लोट डेटा एंटर करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मेट कोड कौन सा है? %F। अगर ये हमारे पास फ्लोट होता तो हम %F लिख देते फ्लोट के लिए। अगर वो करेक्टर टाइप का डेटा एंटर करूँगी मैं, तो उसके लिए मैं पहले क्या लिखूँगी? %C, ठीक है, फॉर करेक्टर डेटा। और अगर वो स्ट्रिंग है तो क्या लिखेंगे हम? %S, ठीक है, %S फॉर स्ट्रिंग, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? फॉर्मेट कोड्स। और भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो हम सिंपली यही यूज़ करते हैं। तो क्या है? %D किसके लिए है? अगर इंटीजर डेटा है। %F किसके लिए है? अगर फ्लोट डेटा है। %D फॉर करेक्टर एंड %S फॉर स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद हमने वैल्यू एंटर करवानी है कीबोर्ड से एट द एड्रेस ऑफ कोई भी वेरिएबल का नाम आसा, ABC जो आपने डिक्लेयर करवाया स्टार्टिंग पर, तो वो मैं आपको बाद में प्रोग्राम में समझाऊंगी। सिंपली आप पहले ये देखो कि यहाँ पर क्या आएगा? वेरिएबल का नाम M% और वेरिएबल का नाम। इसका मतलब है कि ए वेरिएबल में डेटा स्टोर होगा, किस टाइप का डेटा स्टोर होगा? इंटीजर टाइप का। तो नेक्स्ट है हमारे पास printf, ठीक है। तो printf किसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं? अगर हमने स्क्रीन पर कोई भी डेटा आउटपुट कराना, ठीक है। सो printf क्या है हमारे पास? आउटपुट फंक्शन, ठीक है, आउटपुट फंक्शन है। बेसिकली हम इसको किस लिए यूज़ करते हैं? यूज टू डिस्प्ले मैसेजेस और एनी टाइप ऑफ डेटा ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर अगर हमने कुछ डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? printf, ठीक है, प्रिंट फंक्शन। तो इसका सिंटेक्स देखो, printf डबल कोट्स में फॉर्मेट कोड, ठीक है, और
फिर कोई ना कोई वेरिएबल। स्कैनएफ में हमने वेरिएबल के साथ m% लगाया था, यहाँ पर हम m% नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिर्फ उसकी वैल्यू हमने शो करवानी है, एंटर नहीं, उस एड्रेस पर वैल्यू एंटर नहीं करवानी, सिर्फ शो करवानी। ठीक है, इसका सिंटेक्स एग्जांपल देखो, printf, ठीक है, परसेंटेज d और e, ठीक है, विदाउट m%। जैसे हमने मान लो a में हमने 10 स्टोर करवाया था, तो स्क्रीन पर हमारे पास 10 डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो हमने स्कैनएफ करके 10 एंटर कर दिया कीबोर्ड की हेल्प से और हमारे पास स्क्रीन पर ये आ गया। अगर सिंपली हमने कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना है, ये तो वैल्यू हो गई, हमने यहाँ पर डिस्प्ले करवाई। अगर सिंपली कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना है, जैसे मैंने हाय हेलो लिखना है, कुछ भी स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है, तो हम क्या लिखेंगे, printf और डबल कोट्स में अपना वो मैसेज। ठीक है, मैसेज के साथ कोई भी फॉर्मेट कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डबल कोट्स में जो भी हम लिखेंगे, जितनी स्पेस डाल के लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे, स्मॉल लिखेंगे, जिस भी तरह से लिखेंगे, एज इट इज़ स्क्रीन पर वैसे ही डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये थे हमारे फंक्शंस printf और scanf। तो अब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, 1 बाय 1 ये सारी वैल्यूज़ एंटर करके देखेंगे। पहले हम एक करेक्टर एंटर करके देखेंगे, फिर एक इंटीजर एंटर करके देखेंगे, फिर फ्लोट और फिर स्ट्रिंग, फिर उनको उसके बाद डिस्प्ले करवा के देखेंगे। इसका हम क्या बनाएंगे, अब एक प्रोग्राम। ठीक है, तो प्रोग्राम बनाने सबसे पहले हम क्या इंक्लूड करेंगे, हेडर फाइल। ठीक है, तो मैंने printf और scanf यूज़ करना है, तो उसके लिए हमारे पास हेडर फाइल है stdio.h। ठीक है, और उसके बाद हमने अपना मेन फंक्शन स्टार्ट किया। ठीक है, इसका मतलब है हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। ठीक है, करली ब्रेसेस स्टार्ट की और उसके बाद हम क्या लेंगे, वेरिएबल्स लेंगे। ठीक है, एक मैंने वेरिएबल लिया करेक्टर टाइप का। ठीक है, उसका कोई भी नाम रख लो, मैंने x रख लिया उसका नाम। फिर मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया, क्या लिखा, इंट, उसका नाम रख लिया y, आप कोई भी नाम ले सकते हो। उसके बाद हमने एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल लिया, इसका नाम मैंने z रख दिया। ठीक है, और उसके बाद हमारे क्या पास क्या बचा, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ करेक्टर्स। ठीक है, करेक्टर्स लिए मैंने नाम उसका रख दिया सपोज a, तो कितने करेक्टर्स आए उसमें, मैंने ले लिए 10। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ करेक्टर्स, करेक्टर्स से मिलके क्या बनता है, एक स्ट्रिंग। ठीक है, मैंने कोई एक स्ट्रिंग का नाम रखना था, मैंने ए रख दिया। ठीक है, कितने करेक्टर्स से मिलकर वो बने, 10 करेक्टर्स। ठीक है, मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, उससे मिनिमम जितने मर्जी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम 10 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, उसका मैक्सिमम साइज़ मैंने डिफाइन कर दिया, 10 के ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 10 करेक्टर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने सारी डिफाइन कर दी, ये हो गया करेक्टर, ये इंटीजर, ये फ्लोट, और ये क्या हो गया हमारे पास, स्ट्रिंग। अब हम एंटर करवाएंगे। ठीक है, यूज़र से बोलेंगे कि वो एंटर करे, तो उसके लिए हमने स्क्रीन पर एक मैसेज डिस्प्ले करवा दिया कि एंटर करो। एंटर करे, क्या करे, एंटर करेक्टर एंटर करे, एंटर करेक्टर। ठीक है, तो ये स्क्रीन पर एज इट इज़ ही मैसेज प्रिंट होगा जैसे मैंने लिखा है। अब वो एंटर करेगा एंड वो कीबोर्ड से प्रेस करेगा कोई ना कोई की, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन है, scanf। ठीक है, scanf परसेंटेज क्या लिखेंगे, करेक्टर एंटर करेगा तो क्या लिखेगा, परसेंटेज c। ठीक है, परसेंटेज c फॉर करेक्टर, और उसकी वैल्यू किस में स्टोर होनी है, जाके x में, तो यहाँ पर मैंने m%x लिख दिया। ठीक है, कि x हमारे पास, x को मेमोरी डिफाइन हो गई, उसमें कोई ना कोई यूज़र एंटर कर देगा, क्या कर देगा, एंटर करेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इंटीजर। तो हमने यूज़र को बोला कि वो क्या एंटर करे, इंटीजर। ठीक है, तो यूज़र इंटीजर कैसे एंटर करेगा, scanf हमने लिखा, परसेंटेज d। ठीक है, परसेंटेज d, और इंटीजर की वैल्यू किस में चली जाएगी, y में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, m%y। ठीक है, फिर मैंने बोला कि फ्लोट एंटर करें, फिर हम स्क्रीन पर एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे कि यूज़र कौन सी वैल्यू अब एंटर करे, फ्लोट, एंटर
फ्लोट। ठीक है, तो स्कैन एफ करेंगे हम क्या, फ्लोट वैल्यू है तो परसेंटेज एफ आएगा। ठीक है, और वैल्यू उसकी किस में स्टोर हो जाएगी, जेड में। ठीक है, उसके बाद क्या बचा हमारे पास, स्ट्रिंग। तो हमने इस यूज़र को कह दिया कि वो क्या एंटर करवाए, स्ट्रिंग। ठीक है, तो कैसे एंटर करेंगे हम स्ट्रिंग को, स्कैन एफ। ठीक है, परसेंटेज एस फॉर स्ट्रिंग, और उसकी वैल्यू क्या है, ए। तो हमने ए लिख दिया। ए के साथ हमने एम्परसेंट नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, स्ट्रिंग के साथ हम कभी भी एम्परसेंट नहीं लगाते, क्योंकि स्ट्रिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ करेक्टर्स। तो 1 बाय 1 करेक्टर स्टोर होते जाएंगे, एड्रेस डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि फर्स्ट से लेकर, जैसे मैंने मान लो हेलो ही लिखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास मेमोरी है, तो मेमोरी में मुझे एक एक की लोकेशन डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। पता है कि एक करेक्टर नेक्स्ट करेक्टर उससे आगे ही स्टोर होगा, सीक्वेंशली ही स्टोर होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम एम्परसेंट नहीं लिखते। अब ये तो एंटर हो गया हमारे पास। ठीक है, अब मैंने स्क्रीन पर प्रिंट भी करवाने हैं, स्क्रीन पर दिखाना भी है कि क्या एंटर किया है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ। ठीक है, प्रिंट एफ, और मैंने यहाँ पर क्या ली, न्यू लाइन। ठीक है, कर्सर नई लाइन पर आ जाए और लिख दे, क्या लिख दे, करेक्टर एंटर्ड, करेक्टर एंटर्ड। ठीक है, उसके बाद कॉलन डाला हुआ है, आप इक्वल्स टू कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद एच लिखा है जो यूज़र ने एंटर किया था। तो वैल्यू है, तो वैल्यू कैसे आएगी, किस टाइप की वैल्यू उसने यहाँ पर शो करवानी है, करेक्टर टाइप की। तो परसेंटेज सी आ गई। ठीक है, परसेंटेज सी करेक्टर टाइप की वैल्यू है, किस में स्टोर है, एक्स में स्टोर है। ठीक है, करेक्टर टाइप की वैल्यू किस में स्टोर है, एक्स में। तो यहाँ वेरिएबल का नाम आ गया। ठीक है, मान लो यूज़र ने क्या एंटर करवाया था, एच। ठीक है, तो एक्स में एच आ गया, तो हमने ये यहाँ पर क्या कर दिया, उसको शो करवा दिया। सिमिलरली मैंने इंटीजर शो करवाना है, तो इंटीजर कैसे शो करवाएंगे, प्रिंट एफ। ठीक है, कर्सर नई लाइन पे चला जाए। ठीक है, नेक्स्ट वाली लाइन है ना हमारे पास यहाँ पर, तो हम न्यू लाइन लिखी हमने, स्लैश एन। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा, इंटीजर एंटर्ड। ठीक है, कौन सा इंटीजर उसने एंटर किया था, इंटीजर किस कैसे डिस्प्ले करवाएंगे हम, परसेंटेज डी लिखकर। ठीक है, और इंटीजर की वैल्यू किस में स्टोर करवाई है हमने, यहाँ पर देखो, इंटीजर की वैल्यू किस में स्टोर करवाई है, वाई में। तो यहाँ पर वाई लिख देंगे विदाउट एम्परसेंट, क्योंकि हमने अब वैल्यू डिस्प्ले करवानी है। ठीक है, सिमिलरली बाकी भी आ जाएंगे हमारे पास। क्या लिखा है, प्रिंट एफ स्लैश एन फ्लोट एंटर्ड परसेंटेज एफ। तो हमने इसकी वैल्यू किस में स्टोर करवाई है, जेड में। यहाँ पर जेड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रिंग, तो क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ स्लैश एन स्ट्रिंग एंटर्ड तो स्ट्रिंग किस में स्टोर है, ए में। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया, प्रोग्राम शुरू हुआ था, प्रोग्राम ख़त्म हो गया। अब मैं ये प्रोग्राम आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगी। तो ये मैंने प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, ऊपर मैंने पहले हेडर फाइल इंक्लूड की, फिर मेन प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो गया। फिर वेरिएबल्स लिए, करेक्टर एक्स, इंटीजर वाई, फ्लोट जेड, और स्ट्रिंग ले लिया मैंने ए नाम का। ठीक है, फिर 1 बाय 1 सारे एंटर करवाए और फिर उनको डिस्प्ले करवा दिया। तो अब हम इसके आउटपुट देखेंगे। ठीक है, पहले मैं इसको क्या करूँगी, कंपाइल करूँगी कि कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, कंपाइल हो गया। अब हम इसको रन करके देखेंगे। ठीक है,
लिखा आ गया एंटर एनी करेक्टर, तो मैं कोई भी करेक्टर एंटर कर देती हूँ। ठीक है, मैंने टी एंटर कर दिया। एंटर एनी इंटीजर नंबर, कोई भी इंटीजर नंबर एंटर कर दिया। फ्लोटिंग नंबर एंटर करना है, 7.9 कर दिया मैंने एंटर। स्ट्रिंग मैंने हेलो कर दिया एंटर। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे इसको, इसकी आउटपुट। तो आउटपुट के लिए ए हमने क्या किया, प्रेस ए। ठीक है, तो हमारे पास इसकी आउटपुट आएगी, देखो। तो जो भी मैंने एंटर किया था वो आ गया। ठीक है, करेक्टर मैंने एंटर किया था टी, इंटीजर नंबर एंटर किया था 67, फ्लोटिंग नंबर एंटर किया था 7.9। ठीक है, तो 7.9 फ्लोटिंग में क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में हमारे पास डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर काउंट करके देखो, तो यहाँ पर हमारे पास 5 ज़ीरो हैं और उसके बाद 9 है। ठीक है, तो ये हमारे पास डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स बन गए। तो स्ट्रिंग मैंने क्या किया था, एंटर हेलो। ठीक है, अगर दोबारा से मैंने देखना है, फिर ये अगर फिर से मैंने रन करके देखना है कोई और वैल्यूज़ के साथ, तो यहाँ पर आ गया, साथ में ही लिखा आ गया एंटर एनी करेक्टर, क्योंकि स्क्रीन पहले क्लियर नहीं थी। ठीक है, तो मैंने वाई एंटर कर दिया। इंटीजर मैंने एंटर कर दिया कोई भी। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जब मैंने एंटर कर देती हूँ उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी ब्लू वाली स्क्रीन पर आ जाती हूँ। अगर मैं चाहती हूँ ये ऐसे ना आए, तो वहीं पर मुझे उसी टाइम इमीडिएटली क्या हो जाए, आउटपुट शो हो जाए, तो मैं क्या यहाँ पर लिखूँगी, गेट सी एच। ठीक है, गेट सी एच फंक्शन यूज़ करूँगी ताकि इमीडिएटली मुझे वहीं पर ही आउटपुट शो हो जाए। तो यहाँ पर आउटपुट देखो। ठीक है, जो पुरानी वाली आउटपुट थी वो भी और नई वाली आउटपुट भी आ रही है। तो मुझे पुरानी वाली नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ सारी स्क्रीन क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्लियर स्क्रीन। ठीक है, क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज़ किया। अब मैं इसको कंपाइल करके देखती हूँ। ठीक है, देखो स्क्रीन हमारी क्लियर हो गई। तो मैंने करेक्टर एंटर कर दिया टी। ठीक है, इंटीजर नंबर कोई भी एंटर कर दिया, स्ट्रिंग। ठीक है, देखा इमीडिएटली क्या हो गया, मेरी स्क्रीन पर आउटपुट डिस्प्ले हो गई। ठीक है, तो पहले उसने एंटर करवाए थे, फिर उसने आउटपुट डिस्प्ले करवाई थी। तो बार बार मैं अपनी सोर्स कोड पर जो मेरा मैंने प्रोग्राम लिखा था वहाँ पर हमारी स्क्रीन जा रही थी, तो इमीडिएटली आउटपुट नहीं आ रही थी। इसलिए मैंने क्या, कौन सा फंक्शन यूज़ किया था, गेट सी एच। ठीक है, तो गेट सी एच क्या करेगा, इमीडिएटली आपको वहीं पर आउटपुट शो करवा देगा। तो ये था हमारा प्रोग्राम, और हमारे साथ उसके हमने आउटपुट भी देख ली इसको कंपाइल करके।